Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरेज। इस टॉपिक को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज की है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जो पहला पार्ट है इसका, उसमें हम उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरेज की डिस्कवरी किस तरह हुई। दूसरे पार्ट में हम मोज़लेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसमें हम एटॉमिक नंबर और एक्सरेज को आपस में रिलेट करेंगे। तीसरा जो उसका पार्ट है वो ओरिजिन ऑफ एक्सरेज है कि एक्सरेज एक्चुअली प्रोड्यूस किस तरह होती हैं। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, पहले इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ये रेज जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ शॉर्ट होती है। मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन मैंने आपको बताया था, इन्वर्स होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मुराद ऐसी रेडिएशंस जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाई जाती हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। किस तरह? आपको वाई एक्सिस में एक वेव की टाइप दिखाई दे रही है और एक्स एक्सिस में दूसरी टाइप की। मतलब आपकी इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है और दूसरी आ जाती है मैग्नेटिक। इसलिए हम इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻+2 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर नैनोमीटर में देखें तो 0.001 to 10 नैनोमीटर होती है। डिस्कवरी जो है इसकी एक्सीडेंटली हुई बाय विलियम रॉयंटजेन। विलियम रॉयंटजेन जो था वो एक जर्मन फिजिकिस्ट था। एक्चुअली ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा था, लेकिन इससे एक्सीडेंटली एक्सरेज प्रोड्यूस हो गई। अब वो ही उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली। इसकी कंस्ट्रक्शन उसी तरह है जिस तरह हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी में पढ़ा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, कि एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके एक एंड पर एक प्लेट होती है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं कैथोड, और दूसरी जो प्लेट होती है दूसरे एंड पर वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं एनोड। अब जो कैथोड होता है वो क्या होता है? वो आपको दिखाई दे रहा है, ये कनकेव है, और जो एनोड है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्लाइटली टिल्ट है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। इसकी कंडीशंस में इसने बहुत हाई वोल्टेजेस यूज किए, मतलब 30,000 to 50,000 वोल्ट्स बैटरी के यूज किए, और जो इसके अंदर इसने एयर का या गैस का जो प्रेशर रखा वो 0.001 mm ऑफ Hg प्रेशर रखा। अब इसका मेथड क्या है? जब इसने बैटरी को ऑन किया तो क्या हुआ, इसके अंदर जो गैस या एयर थी वो आयोनाइज होगी। जब आयोनाइज हो गई तो क्या हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। जो पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायन था उसने मूव किया कैथोड की तरफ जो कि नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रॉन ने मूव किया पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ। अब यहाँ पर जब प्रोटॉन्स ने हिट किया इसके ऊपर तो इससे जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब जनरेट हुए तो उन्होंने मूव किया किसकी तरफ? एनोड की तरफ। जब एनोड की तरफ मूव किया विद हाई वेलोसिटी, अब आपको दिखाई दे रहा है ये वोल्टेजेस कितने ज़्यादा हैं, मतलब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब हाई एक्सेलरेशन के साथ, हाई मोमेंटम के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ जब इन इलेक्ट्रॉन्स ने हिट किया टारगेट एनोड के ऊपर तो उसमें से एक्स रेज जनरेट हुई। अब जो टारगेट एनोड था
वो उसका एटॉमिक नंबर जो था, वो जो मेटालिक प्लेट थी उसका एटॉमिक नंबर हाई था, उससे मतलब एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए एटॉमिक नंबर का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो एक्सरेज जनरेट हुई, मतलब एक अननोन रेज जनरेट हुई जिन्हें रोएंटजेन ने नाम दिया एक्सरेज, अननोन रेज। अब उसने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि इनकी जो वेवलेंथ है किसकी, एक्सरेज की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो टारगेट एनोड है। मतलब अभी मैंने आपको कहा था कि एटॉमिक नंबर जितना बढ़ाया उसने तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उतनी ज़्यादा मिली। दूसरे नंबर पर इसने कंक्लूजन ये निकाला, एवरी मेटल हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। मतलब उसने जो टारगेट एनोड था उसे रिप्लेस किया, चेंज किया दूसरी टारगेट मेटल एनोड के साथ, जिससे जो एक्सरेज की जो नेचर थी वो डिफरेंट थी। मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी उसे वेरिएबल मिली, मुख्तलिफ मिली, हर टारगेट एनोड के लिए स्पेसिफिक मिली। ये तो उसने एक जनरल सा एक्सपेरिमेंट किया। हेनरी मोजले ने इन 1913 प्रॉपर वे के साथ, मतलब सिस्टमेटिक वे के साथ एक्सप्लेन करके और कंप्रीहेंसिव वे में इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। उसने पीरियोडिक टेबल के अंदर से मेटालिक टारगेट्स लिए उसी तरह जिस तरह रोएंटजेन ने किया, कि जो एनोड था उसे प्रॉपरली चेंज किया फ्रॉम एल्युमिनियम टू गोल्ड। 38 एलिमेंट्स उसने यहाँ पर उसने यूज किए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके, जिससे उसे जो वेवलेंथ की जो रेंज मिली इन एक्सरेज की वो 0.04 टू 0.08 एंगस्ट्रॉम की रेंज में उसने एक्सरेज की वेवलेंथ को स्टडी किया। किसके लिए? 38 एलिमेंट्स के लिए, 38 एलिमेंट्स। अब यहां पर उसने इस चीज को साबित किया, जो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज की वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है जब हम क्या करते हैं, जो आपके पास टारगेट एनोड है उसके एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हैं, तो उसके साथ साथ जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होती है। इसने एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक नंबर और एक्सरेज को आपस में रिलेट किया कि एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टारगेट जो एनोड है, मेटल है, उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। इसे आप ये हेडिंग भी दे सकते हैं। अब उससे इसने कंक्लूजन क्या निकाला, जो स्पेक्ट्रल लाइंस उसे मिली इन एक्सरेज की, स्पेक्ट्रल लाइंस की दो कैटेगरीज मिली। एक कैटेगरी में आ जाती है शॉर्टर वेवलेंथ, जिसे उसने नाम दिया के सीरीज का, और दूसरी कैटेगरी जो है लार्जर वेवलेंथ, उसे एल सीरीज का नाम लिया। ये जो के सीरीज और एल सीरीज हैं, तीसरा पार्ट है ओरिजिन ऑफ एक्सरेज, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे के सीरीज और एल सीरीज। और दूसरा कंक्लूजन उसने ये निकाला कि जूं उसने एटॉमिक नंबर को ज्यादा किया, हायर एटॉमिक नंबर की मेटालिक प्लेट ली जिस तरह रोएंटजेन ने किया था, उसे जो वेवलेंथ मिली वो उतनी शॉर्ट उसे मिली। जितना एटॉमिक नंबर टारगेट मेटालिक प्लेट का वो ज्यादा यूज करता था, उसे वेवलेंथ भी उन एक्सरेज की शॉर्ट मिलती थी। तीसरा कंक्लूजन उसने ये निकाला, अपना लॉ उसने प्रपोज किया इन एक्सपेरिमेंट से, उसे कहते हैं हम मोजलेज लॉ। मोजले लॉ क्या कहता है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस जी। मतलब इस मोजले लॉ के अंदर उसने रिलेट किया फ्रीक्वेंसी को और एटॉमिक नंबर को, दो चीज़ों को। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, जो बी है वो आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ जाता है और ए जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। ओरिजिन ऑफ एक्सरेज, ये इसकी हेडिंग है। आप ये भी दे सकते हैं इनर शेल ट्रांजिशन। और तीसरी हेडिंग है टाइप्स ऑफ एक्सरेज। यहाँ पर आपको एक मॉडल दिखाई दे रहा है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें आपको डिफरेंट शेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम 1 2 3 4 5 भी कह सकते हैं या KLMNO भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम अकॉर्डिंग टू मोजले एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स जब हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी, जिनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने क्रिएट किए है, किसकी वजह से, बैटरी की वजह से, फ्रॉम 30,000 टू 50,000 वोल्ट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हाई वेलोसिटी के साथ जब
टारगेट एनोड के ऊपर हिट करते हैं तो उसमें से, उसके एटम में से अगर के शेल है, के शेल इनर जो शेल है, मतलब बाहर वाले शेल से नहीं, अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। जब रिमूव करेगा तो यहां पर वैकेंसी वैकेंट हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी। तो क्या होगा, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो अपर ऑर्बिट्स हैं, मतलब LMNO के में जो वैकेंसी वैकेंट हुई है उसे फिल करने के लिए L से, M से, N से या O से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करके K में आएंगे। किसकी वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल्स जो हैं, उनमें अट्रैक्शन की वजह से जब उसे फिल करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, जिन्हें हम एक्सरेज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हेडिंग जो मैंने बताया है कि इनर शेल ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या है। इनर शेल ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जब यहाँ पर वैकेंसी वैकेंट होगी कैश शेल में, तो उसे फिल करने के लिए ट्रांजिशन होगी L में से, M में से, N में से और O में से। इसे हम इनर शेल ट्रांजिशन भी कहते हैं। और टाइप्स ऑफ एक्सरेज इससे आपको मिलती हैं किस तरह, जब K को फिल करने के लिए जो आपको ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं, K सीरीज को देखते हैं। जब K में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा K शेल में से, तो उसे फिल करने के लिए L में से इलेक्ट्रॉन आएगा या M में से आएगा या N में से आएगा। तो इस वजह से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम K सीरीज कहते हैं। अब K सीरीज को सब कैटेगराइज हम करते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। मतलब K सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट शेल, फर्स्ट ऑर्बिट। इनमें से सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी K अल्फा की होगी। मतलब जब L में से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन उसकी होगी तो K में आएगा। बीटा की उससे ज्यादा होगी वेवलेंथ, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और इसी तरह गैमा की उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट में से उसके K की बजाय L में से, L शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो उसे फिल करने के लिए MNO में से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन कलर की एरोस। तो इसे हम कहेंगे, जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उन एक्सरेज को हम उस टाइप को कहते हैं L सीरीज। L सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो K सीरीज के मुकाबले में कम होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है M शेल में से, तो उसे फिल करने के लिए NO, P इनमें से इलेक्ट्रॉन्स आकर इस शेल को फिल करेंगे। जब फिल करेंगे तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो एक्सरेज की फॉर्म में होगी और उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। इसी तरह बाकी सीरीज भी आपको इसी तरह मिलती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।